भारत का संविधान कमज़ोर लोगों के लिए झुका हुआ है और श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए इसमें विशेष प्रावधान है, जो कि ईएसआई एक्ट 1948 के तहत दिया हुआ है। इस एक्ट के तहत जो प्राइवेट महकमे में काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेट कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग लाभान्वित होते हैं और उनको ईएसआई एक्ट के तहत बेनिफिट मिलता है। इनको इंश्योर्ड पर्सन कहा जाता है और इनका जो अंशदान है वो लिया जाता है और जो एम्प्लॉयर है, नियोजक, वो भी अपना अंशदान देता है और जो निगम है, कॉरपोरेशन, ईएसआई कॉरपोरेशन भी अपना अपना इसमें शेयर देता है, राज्य सरकार अपना शेयर देती है। इस तरह से ईएसआई फंड जनरेट होता है और इस फंड के तहत श्रमिकों के हित के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। श्रमिकों के जो हित हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं और इसके लिए श्रमिकों को होशियार होने की ज़रूरत है। जब वे जागरूक होंगे तो अपने हितों के लिए वे आगे आएंगे। उनके हित हैं, उनको जब बीमार हो जाते हैं तो उनको सिकनेस बेनिफिट मिलता है और उनको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, उनको मैटरनिटी बेनिफिट है, उनको पेंशन है और यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनको फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत नाना प्रकार के बेनिफिट जो है उनको दिए जाते हैं, लेकिन इनके लिए उनको जागरूक होना और इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। वैसे जो राज्य सरकारें और केंद्र की जो सरकार है वे समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती रहती हैं, लेकिन मज़दूरों के हितों के प्रति मज़दूर भी लापरवाह हैं और वो जागरूक नहीं हैं और समाज भी इसके लिए जागरूक नहीं है। आप कहीं पर भी जाकर के पूछते हैं कि ईएसआई क्या होता है तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता लगता है कि ईएसआई डिस्पेंसरी कहाँ है। यदि आप किसी सरकारी बस में बैठ जाएं और पूछें कि ईएसआई डिस्पेंसरी कहाँ है तो ज़्यादातर लोग बता नहीं पाते हैं। क्योंकि इसके बारे में जो है वो लोगों को जानकारी ज़्यादा दी नहीं जाती है और इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जो ये विषय है ये देश के जो मूल निवासी, जो कामगार जो लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, कारीगर लोग हैं, उनसे संबंधित है और इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कामगार लोग स्वयं ही इसके लिए जागरूक हों और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। मैं कुछ बातें, मोटी मोटी जो बातें हैं, मैं इस विषय में बताना चाहता हूं ताकि जो बीमाकृत कामगार हैं वो इसके अंदर लाभान्वित हों और इसके बारे में जागरूक होकर के अपने लाभों को प्राप्त करें। जो श्रमिकों का जो लाभ, जो बीमाकृत कामगार है, इसको हम श्रमिक बोलते हैं, उसका जो हिस्सा उसकी सैलरी का 2.25% हिस्सा कटता है और जो नियोजक है, एम्प्लॉयर, उसका 5.5% हिस्सा कटता है। और जहाँ पर यदि बहुत ही कम सैलरी दी जाती है तो वहाँ पर जो बीमाकृत कामगार है उनका हिस्सा नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से ईएसआई का जो फंड बनता है और ईएसआई का जो फंड बनता है उससे लोग जो हैं लाभान्वित होते हैं और उनको एक टेम्परेरी कार्ड मिलता है जिसको टीआईसी बोला जाता है, फिर वो परमानेंट कार्ड हो जाता है। लेकिन श्रमिकों की अज्ञानता के कारण से वो अपने कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो सही नहीं डाला पाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जो कार्ड दिए जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो श्रमिकों के जो कार्ड हैं उनके कार्डों पे एड्रेस के ऊपर लिखा जाता है गुड़गांव, ज़िला गुड़गांव और गुड़गांव हरियाणा।
कहने का तात्पर्य ये है कि उनको मालूम नहीं होता है कि उनके कार्ड के ऊपर कहाँ का एड्रेस लिखा जाता है। उनको डिस्पेंसरी भी नहीं पता होता है कि उनकी डिस्पेंसरी कौन सी है, क्योंकि पहले जो विप्रो ने जो कार्ड दिए थे उस कार्डों के ऊपर अब उस पर फादर का नाम नहीं लिखा, एड्रेस उसमें घर का एड्रेस नहीं लिखा, ऑफिस का एड्रेस नहीं लिखा। तो इस तरह से वो कार्ड बनाए गए और वो कार्ड जो है कोई भी औषधालय है उनको स्वीकार नहीं करता, जो एक दुखदाई बात है। क्योंकि कहने में तो जो औषधालय हैं, सरकारी औषधालय हैं, जो ESI डिस्पेंसरीज हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन आज भी ज़्यादातर जो औषधालय हैं उनके अंदर जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन नहीं होता है। और यही कारण है कि मज़दूरों को इधर उधर भागना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो डिस्पेंसरी जो है उनको पता नहीं होता है और उनका सही से एड्रेस लिखा नहीं रहता है। उनकी डिस्पेंसरी कोई और होती है, उनका एड्रेस कहीं और होता है। वैसे 2 कार्ड मिलने का प्रावधान है, एक कार्ड पेरेंट्स के लिए और दूसरा कार्ड कामगार जहाँ वर्तमान स्थान पर रहता है वहाँ के लिए। और उसको जो डिस्पेंसरी उसकी इच्छा के अनुसार मिलती है, हाँ, लेकिन उसकी डिस्पेंसरी उसको अपने निवास स्थान के आसपास दी जाती है और अज्ञानतावश वो अपनी डिस्पेंसरी वहाँ लेना चाहता है जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन काम करने का जो स्थान है वो दूर होता है और रहने का स्थान जो होता है वो डिस्पेंसरी के नज़दीक होता है, तो वो डिस्पेंसरी ली जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब उसको मेडिकल बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट मिलते हैं तो वो अपना जो मेडिकल जो रेस्ट है वो ठीक से ले नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो सुपर स्पेशलिटी है या स्पेशलिटी के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ का जो डॉक्टर है वहाँ उसको रेस्ट एडवाइस करता है और वो सोच लेता है कि उसका रेस्ट हो गया है, जबकि वो डिस्पेंसरी में जा कर के अपना कार्ड नहीं, अपना जो सर्टिफिकेट नहीं लेता है। डिस्पेंसरी के अंदर जो डॉक्टर है वो उसको सर्टिफिकेट देता है, तभी उसका रेस्ट माना जाता है, वरना उसका जो रेस्ट है वो बेकार चला जाता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं और वो 1-2 हफ्ते के रेस्ट लेने के बाद में अपने गांव चले जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर ना उनको नौकरी मिलती है न ही उनको रेस्ट का पैसा मिलता है। यदि कोई बीमाकृत कामगार यदि अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका जो रेस्ट है वो कंटिन्यूटी में मिलता रहता है, लेकिन बाकी जगहों पर उसका जो है वो रेस्ट कंटिन्यूटी में नहीं मिलता है। तो उसके जो सैलरी है ना तो उसको अपनी फैक्ट्री में मिलती है और न ही उसको लोकल ऑफिस के अंदर उसको रेस्ट का पैसा मिलता है। तो इस तरह से उसको काफ़ी निराशा का सहारा लेना पड़ता है। और जब वो कहीं यदि इमरजेंसी में इलाज कराता है और वो यदि एमपैनल्ड हॉस्पिटल में नहीं जाता है तो भी वो सोच लेता है कि उसको जो उसका दवाई का जो पैसा वो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि वो इमरजेंसी में कहीं भी भर्ती होता है तो उसको दवा का पैसा उसके संबंधित औषधालय में मिल जाता है। तो उसको अपने संबंधित औषधालय में आकर के उसको रिपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से जो महिलाएं हैं, यदि बीमाकृत कामगार महिलाएं हैं तो उनको प्रसूति लाभ मिलता है और उनको ये प्रसूति लाभ जो है ये 182 डेज़ के लिए मिलता है। और यदि दुर्भाग्यवश यदि कोई गर्भपात हो जाता है तो उसके अंदर भी उसको 42 डेज़ का हित लाभ मिलता है। कुछ कंपनियां हैं जो कि उनको जॉब से निकाल देती हैं, तो इस केस के अंदर उनको लोकल ऑफिस के अंदर शिकायत करनी चाहिए या जो संबंधित जो SRO ऑफिस है उसमें जा कर के बताएं या अपने औषधालय में बताएं, तो उनकी जो ये समस्या है इसको भी सुना जाएगा। तो मज़दूरों को अपने आप को ही जागरूक करना होगा और अपने आप को जागरूक करके ही वो जब गाँव से शहरों में आ गए हैं तो वो अपना वोट भी लाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो सरकारें हैं वो गंभीर नहीं हैं और इतना संवेदनशील नहीं होने के कारण से उनको जब वोटिंग का समय आता है तो उनको गांव में भगा देती हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कामगारों को अपना मताधिकार वहीं पर रखना चाहिए जहां पर वो रहते हैं और काम करते हैं, ताकि वो जो है अपनी हिसाब की जो सरकार बनवा सके
और वहाँ पर अपने हितों को सुरक्षित कर सकें। आज हम देखते हैं कि औषधालयों के अंदर ज़्यादातर जो औषधालय हैं वो सरकारी बिल्डिंगों में नहीं है, वो ज़्यादातर औषधालय ज़मींदारों के यहाँ चलती है और जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं होती हैं और उनके औषधालयों में कोई किसी तरह की लैब फैसिलिटी नहीं है या फिर वहाँ का चिकित्सक पूरे नहीं है, दूसरे जो स्टाफ है वो नहीं है। तो इस तरह की जो सारी कमियां हैं वो स्वयं ही अपनी एकता बना करके अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं, अपनी एकता बना करके ही वो इन सब कमियों को पूरा करा सकते हैं। तो मैंने कुछ मोटी मोटी बातें बताई हैं और यदि किसी को कुछ और पूछना हो तो मैं इस बारे में अपनी बातें अपना बता सकता हूँ अपना, और इस तरह के जो वीडियो है वो बना सकता हूँ। और ये मैंने अपने जो कामगार जो लोग हैं जो उन्हीं के लिए बनाए हैं, उनको अपने आप पर गौरवान्वित होना चाहिए कि वो इस देश के अंदर एक निर्माण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिन फैक्ट्रियों में जिन कारखानों में वे काम करते हैं वो उनका जो माल है, उनका जो सामान है वो विदेशों में जाती हैं विदेशों में जाता है और वहाँ से इस देश के अंदर जो विदेशी जो करेंसी है उसको कमा करके लाया जाता है और भारत का नाम होता है। तो उनको अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जोखिम भरे कारखानों में या दूसरी जगहों पर काम करते हैं, कभी उनके हाथ पैर कट जाते हैं या और किसी तरह की विकलांगता हो जाती है, तो अपना सावधानी से अपना काम करने की ज़रूरत है और अपने इस तरह से जो काम करते हुए वो अपने एक जीवन का एक जो महत्वपूर्ण समय है वो यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए उनको और होशियार होकर के अपने जो अन्य जो लाभ हैं उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में सबको साधुवाद कहता हूँ, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।